देखिए, जो आपने इससे पहले वीडियो देखी है सेल की, उसमें आपको जनरल बातें बताई गई हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना। ये सब कौन कौन से कितनी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ये सब होते हैं, है ना। यहाँ देखिए, अब पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जो कि कंट्रोलिंग सेंटर है पूरी सेल का। इसी को हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का है, इसी तरह से सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। अगर आप न्यूक्लियस में देख रहे हैं तो यहाँ दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको। एक ये अंदर वाली मेम्ब्रेन और एक ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में कहीं कहीं देखो, ये पोर है, ये पोर हो गया, ये पोर हो गया, ये पोर हो गया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये सपोज करिए पूरी की पूरी ये सेल होगी जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल मैट्रिक्स होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये लिखा हुआ भी दिख रहे हैं आप, देखो न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन तो लिख दिया आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को लिख दिया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जहाँ से न्यूक्लियर में ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं है उसे बोल दिया न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए या आरएनए दोनों तरह का हो सकता है। तो ये हो गया उसका डीएनए। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर एक और एरिया होता जो होगा न्यूक्लियोलस। ये लिखा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम का प्रोडक्शन करना। तो जो हमारी सेल में राइबोसोम मिलते हैं उनका प्रोडक्शन यही होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो राइबोसोम बनते रहते हैं, यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यहीं से बाहर भी जाएंगे। तो राइबोसोम जो आपको मिलेंगे वो न्यूक्लियस के अंदर भी मिलेंगे, और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी राइबोसोम मिलेंगे। ये राइबोसोम हो गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये न्यूक्लियस की बात थी। अब अगर आप देखें, जब सेल डिवीज़न करना शुरू करती है, यानी कि एक सेल दो सेल बनाने की कोशिश करेगी, तब क्या होगा कि ये डीएनए कंडेंस होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो, यही सारा डीएनए एक जगह इकट्ठा होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बना रहा है। इनको हम बोल देंगे इस टाइम क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ से बने हुए हैं, डीएनए से ही क्रोमोसोम बने हैं। डीएनए कंडेंस होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बना रहा है, ये है क्रोमोसोम। अगर आप एक क्रोमोसोम को देखें तो ये रहा क्रोमोसोम, देखो ये जो है ये साथ वाली, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक ये और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये और ये देखेंगे, अगर इसको और इसको कहेंगे तो हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम पे यहाँ पे चार क्रोमेटिड दिख रही है आपको, एक, दो, तीन और चार। ये क्रोमेटिड जुड़ी होती है इस सेंट्रल पोर्शन से। देखो सेंट्रल पोर्शन को हमने लिखा हुआ सेंट्रोमियर, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जुड़ती है। सेंट्रोमियर से ये क्रोमेटिड जो जुड़ रही है वो इस स्ट्रक्चर से जुड़ रही है, देखो इसको। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्लियर है। क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर के थ्रू जुड़ी हुई होती है। समझ में आ गई बात। अगर आप अब इस हिसाब से देखें कि सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में कहाँ होगी, तो क्रोमोसोम फॉलोइंग टाइप के हो सकते हैं जो आके दिख रहे हैं आपको। ये देखो, सबसे पहले ये सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड के बिल्कुल बीच में, सेंटर में। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में रहे क्रोमेटिड्स के, तो उसे बोल लेंगे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ी सी सेंटर से इधर या उधर हो जाए, सेंटर में ना हो, तो उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये सेंट्रोमियर किनारे की तरफ चली जाए लेकिन बिल्कुल लास्ट में नहीं पहुंची अभी, तो उसके बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वहीं अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे पहुंच जाए, देखो बिल्कुल टर्मिनल एंड पे पहुंच गई है, इसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये आपका न्यूक्लियस होता है, जो इसका कंट्रोलिंग सेंटर सेल का, क्योंकि सारी सेल की एक्टिविटी जो है कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल करता है सेल की। वहीं अगर हम दूसरी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप देख रहे हैं एक बाहर मेम्ब्रेन है और एक अंदर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन लिख दिया गया है और इनर मेम्ब्रेन लिख दिया गया है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन देखो अंदर की तरफ को फोल्ड होकर के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, फिंगर की तरह से। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे ये पार्टिकल लगे हुए, देखो ये वाले पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है तो इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्रिस्टी।
ध्यान रखें क्रिस्टी, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है क्रिस्टी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये क्रिस्टी है। और क्रिस्टी के ऊपर ये जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, ये लिखा हुआ है देखो, इस पार्टिकल को हमने दिखाया है F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड मटेरियल या मैट्रिक्स मिलता है उसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं, लिखा हुआ है मैट्रिक्स। उसके बाद इसके अंदर जो डीएनए दिख रहा है वो डीएनए बैक्टीरियल सेल की तरह से, देखो डबल स्ट्रैंडेड तो है लेकिन सर्कल में है, तो इसलिए यहाँ लिख दिया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो क्योंकि इसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होती है, सेल के पास, और सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास खुद का अपना डीएनए है, इसीलिए ये अपना रेगुलेशन पार्शियली खुद भी कर सकती है। तो इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोल देते हैं, क्योंकि ये अपने आप को खुद को रेगुलेट कर सकती है। साथ ही साथ हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका डीएनए कवर नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन पहले सबसे पहले ग्लूकोज जो टूटता है वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा, जिससे पायरुविक एसिड बनेगा। अगर उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब वो पायरुविक एसिड जो टूट गया था वो पायरुविक एसिड पहुंचेगा इसके मैट्रिक्स में, देखो इसके लिक्विड पार्ट में। इसके लिक्विड पार्ट में क्या होगा, वो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो और टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा दो स्टेप हो गए, पहले साइटोप्लाज्म में टूटा हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, तो साइटोप्लाज्म में तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की तब वो पायरुविक एसिड चला जाएगा इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके बाद यहाँ से 38 एटीपी और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में होती है ऑपरेट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो ध्यान रखेंगे इट इज़ द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर एटीपी का जनरेशन होता है। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसके बाद बात करेंगे प्लास्टिड की, प्लास्टिड की बात करिए, प्लास्टिड जो होते हैं हमारे जो प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल में प्लास्टिड मिलते हैं। तो कलर पिगमेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कलर भी हो। देखो जैसे क्लोरोप्लास्ट, अगर ग्रीन कलर है प्लांट में, फ्रूट्स का या कहीं भी ग्रीन कलर है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। अगर ग्रीन को छोड़ करके और वाइट को छोड़ करके अदर पिगमेंट है, अदर कलर है, तो वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होंगे। जैसे येलोइश होता है केले का कलर और रेडिश होता है एप्पल का कलर, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। वहीं अगर वाइट कलर का है तो वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, वाइट ल्यूकोप्लास्ट। जैसे अगर आप केले को छीलते हैं तो उसके अंदर आपको क्रीमी या वाइट कलर का पूरा नज़र आता है तो वो प्लांट सेल ही ना, तो उन प्लांट सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये तीन तरह के होते हैं। नंबर एक एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, एमाइलोप्लास्ट में एमाइलो वर्ड आ रहा है, एमाइलो ग्लूकोज के लिए आता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, वो एमाइलोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट किसका टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट का। दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट अगर है प्लांट के सेल के अंदर तो वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को। तो प्रोटीन को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट होगा। वहीं इलायोप्लास्ट, ELE, इलायोप्लास्ट, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है फैट को, ये फैट को स्टोर करने वाला है। तो इस तरह से प्लास्टिड हो जाता है आपके प्लांट के अंदर। और जो आपका फूड स्टोर होता है फ्रूट्स में वो इन प्लास्टिड में होता है। अगर फ्रूट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा तो एमाइलोप्लास्ट होगा ज़्यादा, प्रोटीन है आपके फ्रूट में तो एल्यूरोप्लास्ट होगा, और फैट है आपके फ्रूट में तो इलायोप्लास्ट होगा। उसके बाद हम एक प्लास्टिड की बात कर रहे हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट निकाल ले यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन एक अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो यहाँ लिख भी दिया आउटर मेम्ब्रेन और फिर इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये देखो सिक्के के चट्टे जैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक एक ये जो है एक पार्ट, ये एक पार्ट को हम बोलते हैं थैलेकॉइड,
और इस तरह से बहुत सारे थैलेकॉइड एक साथ चट्टे चट्टे बना करके स्टैक्स बना करके जुड़े हुए हैं। और इस तरह से जब ये चट्टे बन जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो ये एक ग्रेनम है, एक ग्रेनम ये पूरा, एक ग्रेनम ये पूरा, एक ग्रेनम ये पूरा, एक ग्रेनम ये पूरा। तो ये सब ग्रेनम। जो ग्रेनम को जोड़ने वाला होता है, देखो एक ग्रेनम ये रहा, एक ग्रेनम ये रहा, इन दोनों ग्रेनम को जोड़ने वाला कौन होगा? इस ग्रेनम को जोड़ने वाले का, देखो जैसे यहाँ देखा रखा ये भी ग्रेनम को जोड़ने वाले को बोलते हैं ग्रेना लैमेली। अब क्योंकि इस खास बात एक और, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए था और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए होता है, वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसीलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जा सकता है, या फिर इसको प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर इसको भी किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे आप। उसके साथ क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से, ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से, ग्रीन पिगमेंट इन्हीं के अंदर होता है थाइलेकोइड के अंदर। तो थाइलेकोइड के अंदर ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से सनलाइट को ट्रैप करके सन एनर्जी को या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज और बहुत सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहीं भी इस तरह से कोई स्ट्रक्चर हो सकती है। ये क्या होगा? स्टार्च मॉलिक्यूल। तो आपको स्टार्च मॉलिक्यूल भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। साथ में आपका जो इसका लिक्विड मटेरियल है, इसके लिक्विड मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है। अभी हमें फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना, तो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद सेल के अंदर आपने पढ़ा है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, याद रखेंगे। राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और राइबोसोम दो तरह के मिलते हैं, एक 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, और एक 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। अब 70S के अंदर एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट। जो बड़ी यूनिट है उसके भी 50 सब यूनिट है, और छोटी यूनिट जो है उसकी 30 सब यूनिट और है। तो इन्हें जोड़ना नहीं है कि 50 और 30 ये तो 80 हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसकी 50 यूनिट और है इसके अंदर, 3S की, 5.8S की, 12S की, 28S की, कई तरह की यूनिट होती है। तो इसलिए इनका नाम लिखा है 50-30, जोड़ना नहीं है। तो इसमें 50S यूनिट और 30S यूनिट, 30 सब यूनिट छोटी वाले पार्ट में, 50 सब यूनिट बड़े वाले पार्ट में, 70S के राइबोसोम में। और अगर 80S के राइबोसोम में देखें, छोटे वाली सब यूनिट में 40 सब यूनिट होती है और बड़े वाली यूनिट में 60 सब यूनिट होती है। तो इस तरह से इनके ध्यान रखना, छोटी यूनिट में कितने एस है और बड़ी यूनिट में। यही बात करें तो राइबोसोम का काम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का है। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बारे में अगर बात करें हम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे होंगे आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलती है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो जाएगी, गोल्जी बॉडी भी हो जाएगी और लाइसोसोम भी हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर पे कहीं कहीं ये पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, और ये पार्टिकल होते हैं राइबोसोम। और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, देखो ये एक ये स्ट्रक्चर हो गई, एक ये स्ट्रक्चर हो गई, है ना। तो इन स्ट्रक्चरों को हम बोल सकते हैं सिस्टर्नी, ये लिख दिया मैंने सिस्टर्नी, ठीक है। इनके ऊपर राइबोसोम भी हैं। तो जिनके ऊपर राइबोसोम होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो हो जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं इनका फंक्शन देख के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मैंने ये लिख दिया, लिपिड सिंथेसिस बॉडी सेल के अंदर। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपसे अलग अलग ना पूछा जाए कि स्मूथ का फंक्शन क्या है या रफ का फंक्शन क्या है, सिर्फ इतना पूछा जाए कि फंक्शन ER का बता दो, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप लिखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में या सेल में बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। साथ ही अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं मिलता आपको, तो वहाँ पे आप सीक्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करने का काम करती है जो सेल के काम आएगा। अब ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस से कोई मटेरियल आया या इसने कोई सीक्रेशन किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे एकदम से इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है फ्लैट, जो किनारे से मोटी फूली हुई है। इनको भी हम सिस्टर्नी बोलते हैं। देखो ये सिस्टर्नी लिख दिया मैंने, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी। तो यहाँ से आए हुए सब्सटेंस को ये गोल्जी बॉडी का जो फेस न्यूक्लियस की तरफ है उसे सिस फेज बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ का फेज है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफेज। तो इस तरीके से सिस फेज और ट्रांसफेज दो होगी। सिस फेज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मटेरियल भेजा है या न्यूक्लियस ने जो भेजा है, उस मटेरियल को ये गोल्जी बॉडी
रिसीव करेगी और रिसीव करके उसमें और दूसरे तरह के मटेरियल मिक्स करेगी, क्योंकि इसका काम भी सिक्रीशन का है। तो वहाँ से आए हुए सब्सटेंस को अपने सब्सटेंस के साथ मॉडिफाई करके इस तरह से ये वेसाइकल में बंद कर देती हैं। और इन वेसाइकल को बोलते हैं हम लाइसोसोम। और लाइसोसोम का काम क्या है? बॉडी में जो इन्फेक्शियस पार्टिकल आते हैं उनको ख़त्म करने का काम होता है। तो ये हो गया लाइसोसोम। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से लाइसोसोम का प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। और अगर इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? अगर गलती से इसकी मेम्ब्रेन फट जाए या टूट जाए तो ये सारे के सारे इसके एंजाइम सेल के अंदर निकल जाएंगे और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट और दूंगा जिसमें बाकी के ऑर्गन आपको पढ़ाए जाएंगे।